चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास ऑफ दिस CFEP 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बैच फॉर December 22 एंड June 23 बैच। आज का हम पहला टॉपिक आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ओवरऑल कोर्स के हवाले से डिस्कस कर लें कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की जो एक न्यू ICAP की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम आप लोगों के लिए रेलिवेंट है। तो इस नई ट्रेनिंग स्कीम में जो फाइनल के सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस में तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, लेकिन कुछ एग्जाम के क्वांटम में कुछ जो कंटेंट्स हैं आपके सिलेबस के उनकी वेटेज के हवाले से ICAP ने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। इसके अलावा CFEP 1 का रिजल्ट पास में क्या रहता है, इसमें किस लेवल पे जाकर आपको कवरेज करनी होगी एज कम्पेयर टू के जहां आप ऑलरेडी FAR 1 और FAR 2 के सब्जेक्ट्स पढ़कर आए हो, तो फाइनल स्टेज में आपको क्या नया या क्या यूनिक चीज देखने को मिल रही होगी, कितना टाइम इस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, क्या आपके ICAP की एक्सपेक्टेशन है, क्या आप लोग ICAP स्कूल ऑफ फाइनेंस से मुझसे एक्सपेक्ट करोगे सब्जेक्ट में, और क्या क्या चीजें मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये हम ओवरऑल एक डिस्कशन करते हैं और फिर इंशाल्लाह आज के इस पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सर जो हमारे पास ये CA फाइनल के CFEP लेवल के 6 सब्जेक्ट्स है ना, CFEP 1 से लेकर CFEP 6, एडवांस अकाउंटिंग हो गया, एडवांस BFD हो गया, एडवांस ऑडिटिंग हो गया, एडवांस टैक्सेशन हो गया, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया और एडवांस कॉर्पोरेट लॉ हो गया। इन सारे सब्जेक्ट्स में CFEP 1 एडवांस अकाउंटिंग का जो ये सब्जेक्ट है ना, ये सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है इन टर्म्स ऑफ क्लास आवर्स। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड इसी के क्लासेस में लग रहा होता है। BFD हो गया, एडवांस टैक्सेशन हो गया, एडवांस ऑडिट हो गया, जनरली इनके 5-6 महीने के बैचेस बन रहे होते हैं और 5-6 महीने के ड्यूरेशन में इसका कोर्स रफली 150 से 180 घंटे के दरमियान कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसी के कंपैरिजन में CFEP 1 एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की FFR की बात करूं तो ये सब्जेक्ट कोई मिनिमम 250 प्लस आवर्स ले रहा होता है, यानी कि 250 प्लस आवर्स की सिर्फ क्लासेस कंडक्ट हो रही होती है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने आवर्स की क्लासेस कंडक्ट हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, उतनी ही सेल्फ स्टडी सबसे रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर हम 250 घंटे क्लासेस में स्पेंड कर रहे होंगे तो 250 घंटे की ही तकरीबन सेल्फ स्टडी सबसे रिक्वायर्ड होंगी, तब जाके आपका ये CFEP 1 का सब्जेक्ट एग्जाम लेवल के लिए प्रिपेयर हो सकेगा। सब्जेक्ट की साइज का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि FAR 1 लेवल पे जो आपने 8-10 अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स कवर किए, उन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अगर मैं अकाउंटिंग रूल्स को जॉट डाउन करना शुरू कर दूं ना 1 2 3 4 5 करके, तो ये कोई 150 to 200 के करीब बनते हैं। सिमिलरली जो स्टैंडर्ड्स हम लोग FAR 2 लेवल पे करते हैं उनके सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर मैं जॉट डाउन शुरू करना कर दूं तो ये कोई 200 से 250 के बनेंगे। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सारे अकाउंटिंग रूल्स को जॉट डाउन करना शुरू कर दूं तो ये 2000 से 2500 के दरमियान बनेंगे। यानी इतनी डेप्थ में जाकर इतनी ज्यादा इसकी ब्रॉड आपने कवरेज करनी है तो जाके हमारा ये पेपर इस तरह से प्रिपेयर हो सकेगा कि हम एग्जाम में इंशाल्लाह सेफली उसे क्लियर कर रहे होंगे। वो सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स जो आपने FAR 1 में पढ़े, वो सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दोबारा टेस्ट हो सकते हैं। वो सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स जो आपने FAR 2 में पढ़े, वो सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दोबारा से टेस्ट हो सकते हैं। और एडवांस FFR का एक एडिशनल एरिया जो कि आपने कवर करना ही करना। बहुत सारी चीजें आप लोगों को जब मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ कोर्स कंटेंट शेयर करूंगा तो उसमें कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको FFR के कोर्स में नजर नहीं आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल IAS 33 अर्निंग पर शेयर हो गया, फॉर एग्जांपल IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, फॉर एग्जांपल IAS 41 बायोलॉजिकल एसेट्स हो गया। कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको FFR के कोर्स में डायरेक्टली नजर नहीं आएंगे, लेकिन पास पेपर्स में उनके भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रीजन बीइंग कि जो कुछ मैंने FAR 1 में पढ़ा, जो कुछ मैंने FAR 2 में पढ़ा, दोबारा से CA फाइनल में टेस्ट हो सकता है। और ICAP की जो ट्रेनिंग और एजुकेशन स्कीम है उसमें स्पेसिफिकली ये बात मेंशन्ड है कि अगर कोई टॉपिक रेलेवेंट सब्जेक्ट आपने लोअर लेवल पे कवर किया है, अपने कैफ लेवल पे कवर किया है, तो वो दोबारा से हायर लेवल पे टेस्ट हो सकता है विद अ वेटेज टेस्टिंग। यानी FAR 1 और FAR 2 के टॉपिक से जो चीजें CA फाइनल में टेस्ट हो सकती है उसमें 10 मार्क पर क्वेश्चन, 10 मार्क पर टॉपिक से ज्यादा का सवाल नहीं बनाया जा सकता, उसमें 25 मार्क पर और टॉपिक से ज्यादा का नहीं सवाल बनाया सकता। यानी एग्जामिनर आपका FAR 1 और FAR 2 के किसी भी सिंगल टॉपिक पे मैक्सिमम 10 मार्क की टेस्टिंग कर सकता है और FAR 2 और FAR 2 के FAR 1 और FAR 2 के सारे टॉपिक्स के ऊपर मैक्सिमम 25 मार्क की टेस्टिंग कर सकता है और वो टेस्टिंग करता भी है। तो पहले तो जो कुछ मैंने FAR 1 में पढ़ा, जो कुछ आपने FAR 2 में पढ़ा, वो सब कुछ हमने यहाँ पे कैरी करना है। और फिर जो यहाँ पे एक डिटेल एरिया है वो आपने यहाँ पे कवर करना है। लाइक अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, FAR 2 लेवल पे शायद आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे 4 क्लासेस लगाई हो, 4 क्लासेस में FAR 2 लेवल पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बड़ा आराम से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे ही कोई 50 प्लस आवर्स लग रहे होंगे। FAR 2 लेवल पे आपने कंसोलिडेशन की अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ ना तो 8-10 क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही कोई मोर देन 25 क्लासेस लग रही होगी जब जाके आपके कंसोलिडेशन, यानी कि जो आपने FAR 2 FAR 1 लेवल पे कवर किया है
वो सब कुछ, और उसके बाद एक एडवांस डिटेल एरिया जो कि आपने इस सीए फाइनल लेवल पे कवर करना है। सर हम इस क्लासेस को किस तरह से कंडक्ट कर रहे होंगे, हमारा मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा, कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हो रही होंगी, कोर्स कब कंप्लीट हो रहा होगा, ये कुछ पैट क्वेरीज है जो कि जनरली हर सब्जेक्ट के स्टार्ट में आप लोगों के जहन में आ रही होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स का जो मिनिमम ड्यूरेशन है ना वो अराउंड 250 प्लस आवर्स है, अराउंड 250 से कोई ज्यादा आवर्स लग रहे होंगे जब जाके सब्जेक्ट एक रीजनेबल लेवल पे तैयार हो रहा होगा। अब क्लासेस का मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा, थोड़ा सा मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करता हूं कि मैंने जब ये सीए की टीचिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैंने सीए की टीचिंग स्टार्ट ही की थी CFEP 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड CFEP 5 दैट इज एडवांस टैक्सेशन। मैंने कैफ लेवल पे शुरू से पढ़ाने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने अपने टीचिंग जर्नी बैक इन 2016 केनेंस के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ CFEP 1 एंड CFEP 5। उस टाइम पे जो मैं FFR का बैच रिफ्रेशर बैच कवर करवा रहा होता था तकरीबन 5 महीने के अरसे में, तो उस 5 महीने के अरसे में हफ्ते में कम से कम 4 क्लासेस होती थी और आखिरी के महीने में तो 6 क्लासेस कंडक्ट करना पड़ती। और वो क्लासेस का ड्यूरेशन कोई 2 घंटे का नहीं, 6 बजे से लेकर रात के 9:30-10 बजे तक क्लास हो रही होती थी। और मॉर्निंग में अगर क्लास हो रही है तो वो सुबह 7 बजे से लेकर 9-9:30 बजे तक क्लास हो रही है, और वीकेंड पे 4-4, 6-6 घंटे की अलग क्लासेस हो रही है। यानी हफ्ते में जब मैं 4 से 6 क्लासेस के दरमियान और 3-3 साढ़े 3 घंटे की हैवी क्लासेस लेता था, तो 5-5.5 महीने में कोर्स बड़ा जो है ना एक कवरेज तक पहुंच रहा होता था। तो उस टाइम पे इतनी क्लासेस हो रही होती थी, फजर में क्लास हो, इवनिंग में क्लास हो, वीकेंड पे क्लास हो, तो हमारे पास क्लासेस की पॉपुलेशन एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। लेकिन पोस्ट कोविड सिचुएशन में कैफ लेवल भी आप लोगों ने ये बात नोट की है कि आई गेस की क्लास का कोई 30 to 40% स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि फिजिकल या लाइव क्लास में कैफ की क्लासेस ले रहा होता है, मोर देन 60% स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं। ये मैं कैफ लेवल की परसेंटेज या ब्रेकअप बता रहा हूँ आपको। अगर मेरे पास लेट्स से कि कैफ लेवल पे एक सब्जेक्ट में 300 एडमिशंस हैं, तो क्लास में कोई 70-80 बैठे होते हैं, ऑनलाइन कोई 20-30 होते हैं, और बाकी 200 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टोटली रिकॉर्डिंग्स पे चल रहे हैं। सीए फाइनल में ये परसेंटेज बिल्कुल ही अजीब है। सीए फाइनल लेवल पे 99% से ज्यादा बच्चे रिकॉर्डिंग्स पे चल रहे होते हैं। लाइक आज मेरी पहली क्लास है, कुछ नंबर ऑफ ऑडियंस यहाँ बैठी है और कुछ हमारे पास 12-15 लोग ऑनलाइन अवेलेबल है। हालांकि इन दी एंड मुझे पता है कि CFEP 1 में एडमिशंस 200 प्लस आराम से हो जानी है इस बैच के अंदर, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स फिजिकल में हमारे पास कुछ 10 लोग हैं और ऑनलाइन में हमारे कुछ 12-15 लोग हैं। और ये भी मुझे पता है कि मुश्किल से 4-5 क्लासेस होंगी और ये पॉपुलेशन 0 के करीब आ जाएगी। यानी हो सकता है कि आज से 2 हफ्ते के बाद आप लोगों में से कोई 1 या 2 बंदा क्लास के लिए आ रहा हो और ऑनलाइन क्लासेस में मुझे कोई 3-4 लोग देखने को मिल रहे हो। तो जब ऑडियंस ही नहीं होगी ना फिजिकल ना लाइव, तो फिर एक टीचर के लिए भी कुछ पढ़ाने का मतलब कोई मोटिवेशन नहीं बचती है, कोई वजह नहीं बचती कि वो किस क्या खाली क्लासरूम को या खाली कैमरा के आगे पढ़ा रहा हो, और वो भी वो कोर्स जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। लाइक अगर मैं एडवांस टैक्सेशन की बात करूं, एडवांस टैक्सेशन में भी मेरे पास लाइव या फिजिकल क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1% से भी कम है, लेकिन एडवांस टैक्सेशन का कोर्स मुझे हर 6 महीने में पढ़ाना पड़ता है। रीजन भी कि आपको जैसा कि पता है कि हर साल आपकी कंट्री में एक बजट पास हो रहा होता है, जिसकी वजह से एडवांस टैक्स का कोर्स पूरा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है ना, इसमें कोई चेंजेस इसमें भी आ जाती है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून चेंज आ रही होती है। लाइक मैं अपने पूरे 10 साल की जर्नी को देखता हूँ, तो 10 साल की जर्नी के अंदर मैंने कोई 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज होते देखा है। पहले रेवेन्यू के लिए मैंने IAS 18 देखा था, उसके बाद IFRS 15 आ गया। पहले लीजेस के लिए मैंने IAS 17 देखा था, उसके बाद IFRS 16 आ गया। इसी तरह पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए IAS 39 हुआ करता था, अब IFRS 9 है। ये 10 सालों में कोई 3-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज होता देखा है, अदरवाइज अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स इतने फ्रीक्वेंट चेंज नहीं हो रहे होते। और पोस्ट कोविड सिचुएशन में हमने जो ये ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की, जो कि सिर्फ ऑनलाइन कंडक्ट हो रही होती थी, जो हमारा कोविड का 1-1.5 साल का अर्सा था, और कोविड के बाद से जो फाइनल है वो तो लार्जली रिकॉर्डिंग्स और लाइव क्लासेस पे कंडक्ट हो रहा होता है। तो जितना भी इस कोर्स का क्वांटम है, उन सारे क्वांटम के 100% टॉपिक्स, 100% पास्ट पेपर्स, 100% प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 100% IFRS की रजिस्टर्ड एग्जांपल्स, हर एक चीज का लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल। तो हम अपनी क्लासेस तो एक अच्छी उम्मीद के साथ स्टार्ट करेंगे कि हम वीक में 2 से 3 क्लासेस कंडक्ट करें, लेकिन अगर वक्त के साथ साथ बाय द पैसेज ऑफ टाइम फिजिकल और लाइव की ऑडियंस कम हो जाती है, तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि मुझे अपनी नंबर ऑफ क्लासेस को 3 से 2 क्लासेस पे लेकर आना पड़ेगा। मैं 2 क्लासेस अपनी वीक में मिनिमम कंडक्ट कर ही रहूंगा, और साथ साथ अब अपने रिकॉर्डेड लेक्चर से भी अपना जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह उनको कवर कर रहे होंगे। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा है जिसने मैं दिसंबर 22 के बैच के लिए ज्वाइन किया है, होपफुली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि दिसंबर 22 में FFR का पेपर देख रहे होंगे, तो उन्होंने तो डे 1 से प्रिपेयर रहना है कि आपने लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी चैप्टर्स को कवर करना भी। मैं थोड़ी देर में आपके सामने कोर्स आउटलाइन भी शेयर करूंगा, पोर्टल पे लेक्चर्स किस तरीके से, वो सारी चीजें भी डिस्कस करूंगा। तो आपने क्लासेस के साथ साथ अगर आप चल भी रहे हो,
तो भी आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स को, चैप्टर्स को, स्टैंडर्ड्स वगैरह को साथ साथ कवर करना है कि अगर मैं दिसंबर के लिए प्लान कर रहा हूं तो मुझे किस हद तक, किस लेवल पे कवरेज करनी है, जून 22 के लिए प्लान कर रहा हूं तो किस हद तक कवरेज करनी है। ऐसे बहुत सारे लोग ये मुझसे सवाल पूछते हैं इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे या इंडिविजुअली जब काउंसलिंग वगैरह के लिए आते हैं कि सर मैं 7 महीने बाद एफएफआर दे रहा हूँ या मैं 11 महीने बाद एफएफआर दे रहा हूँ, तो मुझे इसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किस पेस पे चलनी चाहिए। देखो बड़ा तैयारी का ना रूल सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुम्हारी अटेम्प्ट दिसंबर 22 में है, या लेट्स से कि तुम्हारी अटेम्प्ट जून 23 में है, लेकिन तुमने प्लानिंग इस तरह से की हुई है कि जून 23 में मेरी पहली अटेम्प्ट है सी फाइनल की, मैं 2 सब्जेक्ट दिसंबर तक पढ़ लेता हूँ और तीसरा चौथा सब्जेक्ट दिसंबर के बाद वाले 6 महीने में कवर करूंगा। जनरली इसी तरीके से प्लानिंग हो रही होती है। अगर आपने 3 या 4 सब्जेक्ट का सोचा हुआ भी अपनी पहले अटेम्प्ट में, तो आप 3 या 4 सब्जेक्ट डे 1 से नहीं उठाओगे, आप पहले 2 सब्जेक्ट कवर करोगे, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो। तो अब लेट्स से कि भाई मैंने प्लान कर लिया कि मैं दिसंबर 22 तक एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे जो ना ये CFA1 की तैयारी मुकम्मल करनी है, चाहे मेरी अटेम्प्ट दिसंबर 22 में हो, चाहे मेरी अटेम्प्ट जून 23 में हो। अगर जून 23 में अटेम्प्ट होगी तो डेफिनेटली दिसंबर 22 के बाद आप कोई नया सब्जेक्ट BFD हो गया, SPM हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, उसको उठा रहे होगे। अब आप इसको सिंपली यूं देख लो कि भाई अगर मुझे 250 आवर्स के कोर्स कवर करना है, अगर लेट्स से कि मेरे पास 6 महीने का ड्यूरेशन है, तो 6 महीने के ड्यूरेशन का मतलब है कि मेरे पास नंबर ऑफ वीक्स 24, मेरे पास 24 हफ्ते हैं, और 24 हफ्ते में अगर मुझे 250 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं, तो उसका मतलब है कि पर वीक मुझे कोई अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे की क्लासेस लेनी है। अब अगर एक लेक 10 घंटे की क्लास लेनी है, अब मैं वो 10 घंटे की क्लासेस एक वीक में मैनेज करूं। मैं वीकेंड पे 3-3 घंटे के लेक्चर देख रहा हूं तो वीकडेज में 4 घंटे के लेक्चर्स देख ली। मैं वीकडेज में 4-6 घंटे के लेक्चर्स देख रहा हूं तो वीकेंड पे अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर लिया। यानी कि मैंने अपना टारगेट ही बनाना कि यार हर हफ्ते मुझे 10 से 12 घंटे की क्लासेस ऑन एन एवरेज कवर करनी है। अब वो लाइव क्लासेस के साथ कवर हो रही है, फिजिकल क्लासेस के साथ कवर हो रही है, आप अपना टारगेट बना लो कि अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है तो आपको हर हफ्ते 10 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं। अगर किसी के पास 6 महीने से कम टाइम है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दिसंबर में अटेम्प्ट देने जा रहा है तो उसके पास दिसंबर का महीना नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा और आखिरी का जो महीना है नवंबर का, वो भी उसका रिवीजन का होगा। तो उसके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरीके से नंबर ऑफ मंथ्स बने होंगे। तो अगर यहाँ से नंबर ऑफ मंथ्स कम होते हैं हमारे पास, तो फिर हमारे पर वीक लेक्चर की कवरेज इंक्रीज हो रही होगी। अब जो डायनेमिक्स है वो आपके हाथ में। कैफ लेवल पे हमारा थोड़ा पढ़ने का तरीका कार होता था कि हम सब टीचर पे रिलाय कर रहे होते थे कि भाई टीचर हमें कोर्स टाइम पे कंप्लीट करवा देगा, टीचर हमें कोर्स की सारी कवरेज करवा देगा। फाइनल लेवल पे थोड़े से टीचिंग के डायनेमिक्स, फाइनल लेवल की सीए की टीचिंग के डायनेमिक्स अलग है कि सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बॉल आपके कोर्ट में चली गई है कि आपने इन चीजों को मैनेज करना है, आपने इन चीजों को कवर करना है। लाइव क्लासेस के बेस पे चल रहे हैं तो भी कवरेज हो जाएगी, लेकिन अगर दिसंबर 22 में अटेम्प्ट है या 6 महीने में एफएफआर की तैयारी करना चाह रहे हो तो लाइव क्लासेस के पैरेलल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी कवर करना होंगे, तो जाके आपकी तैयारी वगैरह कुछ मुकम्मल हो सकेगी। सर आप लोगों के साथ मैं जो है किस फॉर्म में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, किस सीक्वेंस में, किस तरह से हमने इसको अरेंज करा है, उन सारी चीजों को डिस्कस करता हूं और कुछ आईकेप का सिलेबस वगैरह भी आपके सामने ओपन करता हूं। अच्छा, अगर मैं पोर्टल की बात करूं कि किस तरीके से पोर्टल पे आप लोगों को लेक्चर्स अरेंज करके प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, या किस तरह से आप लोगों को लेक्चर, जो भी हमारे लेक्चर्स कवर हो रहे होंगे और वक्त के साथ साथ डिलीवर हो रहे होंगे, वो किस तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, तो उसके लिए जो मेरा लेटेस्ट बैच अभी कंप्लीट हुआ है उसी के लेक्चर्स में आपके सामने ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं CFA1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अगर जून 22 का बैच ओपन करूँ तो मेरे पास जितनी चीजें, जितने स्टैंडर्ड्स मेरे कोर्स में, उन सब के एक प्रॉपर चैप्टर बने हुए हैं। अगर आप यहाँ नंबर ऑफ लेक्चर्स देखें तो कोई 439 लेक्चर्स आ रहे हैं। अभी 439 लेक्चर्स 439 आवर्स नहीं है, क्योंकि हमने लेक्चर्स को कॉन्सेप्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज ब्रेक किया हुआ है। तो हो सकता है कोई लेक्चर 10 मिनट का हो, कोई लेक्चर 15 मिनट का हो, कोई लेक्चर हो सकता है 1 घंटे का भी हो। फॉर एग्जाम्पल कंसोलिडेशन के एक सवाल में 1.5 घंटा लग जाता है, तो वो लेक्चर शायद 1 घंटे का होगा। लेकिन अगर बाकी छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो उसमें कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस बनी होगी, एक एक सवाल की वीडियो बनी होगी। तो कोई लेक्चर 20 मिनट का, कोई 25 मिनट का, कोई 30 मिनट का, 35 मिनट का, इस तरीके से होगा। फिर इस तरीके से अगर मैं कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखूं, फॉर एग्जाम्पल हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी जितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो आपको लेक्चर वाइज मिल रहे होंगे। लाइक पहला लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का है, दूसरा लेक्चर डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फिर रेगुलर वे ट्रांजेक्शन, फिर IAS 21 हमने कनेक्ट करा, फिर उससे रिलेटेड पास पेपर्स कवर किए, और जितने कॉन्सेप्ट है वो पूरी एक लिस्टिंग की, ताकि हमें अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिकली कवर करना है तो आपके लिए उस टॉपिक तक पहुंचना भी आसान होगा। रिवीजन के टाइम पे भी आपको काफी हेल्प हो रही होगी। अगर आपको कोई टॉपिक में स्पेसिफिक मसला हो रहा है तो आपको लेक्चर 1 2 3 करके सब में ढूंढना नहीं पड़ रहा होगा,
आप डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स पे जाकर उस लेक्चर को देख सकते हो। फिर लास्ट बैच में मैंने एक काम ये भी करा था कि मैंने आईकेप के पिछली 10-12 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को भी कंपाइल कर दिया था एक जगह। अगर आपकी स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहा है कि मैंने अब जैसे विंटर 16 है या विंटर 17 है, तो विंटर 17 के जो सवाल थे वो मैंने एक जगह कर दिए, समर 18 के जो सवाल थे वो मैंने एक जगह सोल्यूशन उनके प्रोवाइड कर दिए, विंटर 18, इसी तरह से जितने जितने इन सब आईकेप के एग्जाम में सवाल टेस्ट किए गए वो सारे सवालों को एक एक वीडियो का सोल्यूशन, एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन की वो मैंने इस ईयर वाइज टॉपिकल पास पेपर्स में अरेंज कर दिए। तो कोशिश ये की है, बस ये सारी मेहनत के पीछे कोशिश ये थी कि जितनी भी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हो ना वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही हो। ठीक है, कैफ लेवल पे जहाँ पे हमारे पास कोर्स का ड्यूरेशन को 150 से 180 घंटे के दरमियान होता है, इस कैफ की जर्नी में आपने ये चीज फील की होगी कि टीचर हमें जो क्लासेस में पढ़ा रहा होता है उसकी हमें जनरली 70-80% बातें समझ आ जाती है, लेकिन एग्जाम टाइम पे मसला ये होता है कि यार इतना सारा कोर्स हम एक जगह समराइज या कंपाइल नहीं कर पा रहे होते। और अगर मैं सीफेप को कंपेयर करूं कैफ पे तो शायद सब्जेक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय 5 बन गया। तो इतने जॉइंट सब्जेक्ट को किस तरीके से समराइज किया जाए, किस तरीके से कंपाइल किया जाए, किस तरीके से चीजों को एक जगह पे लिया जाए, तो उसके लिए कोशिश की कि हमने पोर्टल को जो है काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। चैप्टर्स फॉर्म में लेक्चर्स हैं, हर चैप्टर के अंदर हर कॉन्सेप्ट के अंदर हर सवाल की एक सेपरेट वीडियो है, ताकि मैं कोई भी चीज रिवाइज करना चाहता हूँ, कोई भी चीज स्पेसिफिक देखना चाहता हूँ तो मुझे पूरा चैप्टर खंगालना नहीं पड़ेगा। ईयर वाइज पास पेपर कर रहा हूँ तो मुझे ईयर वाइज पास पेपर के सोल्यूशन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, मेरे पास डायरेक्टली ईयर वाइज पास पेपर्स की एक एक सवाल की सेपरेट वीडियो लेक्चर आ रही होगी। तो वंस यू एनरोल फॉर दिस बैच तो आपके पास ये पोर्टल तो डे 1 से अवेलेबल होगा और इसमें से आप कोई भी चैप्टर का लेक्चर कवर कर सकते हो। अच्छा, एक चीज समझिएगा कि अगर आप दिसंबर 22 के लिए एनरोल करवाते हो ना तो आपके पास पहले दिन से ये पोर्टल 100% अवेलेबल होगा और 100% लेक्चर आपके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप जून 23 के लिए अवेलेबल पोर्टल रजिस्टर करवा रहे हो या जून 23 में आपकी वैलिड टाइम बन रही है तो 100% लेक्चर आपके पास डे 1 से अवेलेबल नहीं होंगे। कुछ 4-5 लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और बाकी रिमेनिंग लेक्चर्स वक्त के साथ साथ कवर करवाए जा रहे होंगे। सर जून 23 वाले को 100% लेक्चर्स डे 1 से क्यों नहीं दिए जाएंगे? रीजन भी इनके पर उसका काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा होता है, क्योंकि स्टूडेंट जून 23 के लिए पोर्टल एनरोल करवा रहा होता है, फिर उसका एक दोस्त की अटेम्प्ट दिसंबर 22 में बन रही है तो वो वही पोर्टल शेयर कर रहा है, फिर वो जून 23, तो वो एक इंस्टीट्यूट पर्सपेक्टिव से एक डिसीजन हमने इस तरीके से लिया है कि जिसकी इमीडिएट अटेम्प्ट होगी उसके पास डे 1 पे लेक्चर 100% अवेलेबल होंगे। और अगर आपकी अगर जून 23 में अटेम्प्ट है आपकी तो दिसंबर में जैसे ही एग्जाम कंडक्ट होंगे आपके पास भी 100% पोर्टल अवेलेबल हो जाए। लेकिन दिसंबर 23 तक के अरसे के अंदर लेक्चर्स आपके साथ स्लोली ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ अपलोड हो रहे होंगे। मतलब इतने लेक्चर्स होंगे कि आपने देखे नहीं होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने देख लिया और लेक्चर अवेलेबल ना, इतने ज्यादा लेक्चर्स अवेलेबल होंगे स्टिल कि आपने कवर करने होंगे। ऐसा कभी भी कोई पॉइंट इन टाइम नहीं आएगा कि भाई हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है और हमारे लेक्चर भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैं कोर्स की बात करूं तो सर जून 23 का कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? तो एक तो मैंने जैसे कि बताया कि वंस दिसंबर 22 की अटेम्प्ट हुई आपके पास 100% पोर्टल अवेलेबल होगी, यानी कि इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से या टीचर के पर्सपेक्टिव से तो कोर्स 100% कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैंने सिर्फ आपको आपके लेक्चर्स को इनएक्टिव से एक्टिव करना है। अब बॉल फाइनल लेवल पे आपके कोर्ट पे है कि आपने इस जून 23 के कोर्स को कब खत्म करना है। अगर लेट से कि आप 10 महीने का टारगेट बना रहे हो तो आप देख लो कि भाई 10 महीने के अंदर मेरे पास 40 हफ्ते हैं और 40 हफ्ते में मुझे 250 घंटे के आवर्स के लेक्चर्स कवर करने हैं। अगर मैं 6 महीने का टारगेट बना रहा हूँ तो 6 महीने के अंदर मेरे पास 24 हफ्ते हैं और 24 हफ्ते में मुझे, तो यानी कि आपने अपनी प्लानिंग करनी है कि भाई मैं किस टाइम पीरियड पर अपनी डेडलाइन सेट कर रहा हूँ, मुझे कब तक लेक्चर्स कवर करने हैं और मेरे पास अगर इतने लेक्चर्स हैं तो मैं कितने ड्यूरेशन में इसको कवर कर सकूंगा। हमारे सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, सारे लेक्चर्स तो मैंने आपको अभी बता दी ना कि आपके पास टोटल 250 प्लस आवर्स के लेक्चर्स होंगे ऑन एन एवरेज 250 to 270 के दरमियान। अब आप देख लें कि अगर आप दिसंबर तक के लिए प्लान करना चाह रहे हैं तो एक हफ्ते का टारगेट होना चाहिए 10 से 12 आवर्स। अगर आप जून 23 के लिए प्लान करना चाह रहे हैं तो एक हफ्ते का टारगेट होना चाहिए मेरे ख्याल में 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपने मैनेज करनी है। फिजिकल क्लास में 100% लेक्चर की अब 100% कोर्स कंप्लीशन अब प्रॉमिस नहीं की जा सकती। इसका रीजन बड़ा ही ऑब्वियस है कि जब मेरे पास 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद क्लास में ऑडियंस ही नहीं होगी तो मेरे पास फिर पढ़ाने के लिए अगर कोई है नहीं तो मैं क्या पढ़ाऊं और किसको पढ़ाऊं। तो इस वजह से लेक्चर सारे डे 1 से अवेलेबल होंगे, आपने अपने बेस पे इसको कवर करना है। कोई सवाल आप लोगों का स्पेसिफिक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से। सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से किसी ने सवाल पूछा तो मैं थोड़ी इस पे से गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। एक मैंने कोई आधे घंटे की वीडियो भी रिकॉर्ड करवा के IQSF के पेज पर अपलोड की थी। आई होप कि आप लोगों ने इससे देखी होगी और आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि यार मुझे किस तरीके से सिलेक्शन करनी है और क्या सेलेक्ट करना है।
लेकिन जाहिर है कि वो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो हम मेरे पास जो जो बातें थी वो तो मैंने बता दी, लेकिन बहुत सारी क्यूरीज ऐसी होती है कि जो कि स्टूडेंट स्पेसिफिक होती है, तो हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन कौन से सब्जेक्ट्स की और कितने सब्जेक्ट्स की करनी चाहिए। देखिए मेरी नजर में ये मेरा व्यू है, इससे कोई और डिसएग्री कर सकता है। मेरा ओपिनियन सबसे पहले, अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे पूछेंगे ना, तो आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट्स तो देने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कम से कम 3 सब्जेक्ट देने चाहिए, 3 से कम नहीं देने चाहिए। अगर आपकी जून 23 में अटेम्प्ट बन रही, 3 से ज्यादा दे सकते हो, 3 से ज्यादा देने का पोटेंशियल है, देन यू शुड गो फॉर इट। अगर लेट्स से कि आपने कैफ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है और कैफ में आपकी हिस्ट्री ये रही है कि आपने 3-3 4-4 पेपर्स करके निकाले हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल होगी कि आपको 4 सब्जेक्ट की तरफ भी रहना चाहिए। 4 सब्जेक्ट से ज्यादा तो फिर बहुत हेवी हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट, अगर कोई इतना कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, मैंने कैफ लेवल में भी 3 या 4 सब्जेक्ट्स निकाले, देन ही और शी शुड गो फॉर 4 सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर मैं एक एवरेज लेवल के स्टूडेंट से पूछूं, तो एवरेज लेवल के स्टूडेंट को एक 3 सब्जेक्ट तो देने ही चाहिए। ये मेरा व्यू है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली 100% स्टूडेंट जब तैयारी स्टार्ट कर रहा होता है ना, आज से एक पेपर से 1 साल पहले, वो 3 सब्जेक्ट उठाता है, 3 सब्जेक्ट को सोचता है, 6 महीने बाद 8 महीने बाद डिसाइड करता है कि मैं 2 सब्जेक्ट दूंगा, और पेपर से 2 महीने पहले डिसाइड कर रहा होता है कि मैं सब्जेक्ट दूंगा। मेरे पास शायद मोर देन 50% रजिस्ट्रेशन ऐसी है जो कि एक सब्जेक्ट दे रही है अपनी पहली अटेम्प्ट में। रीजन बीइंग कि अभी तो आपको लग रहा है कि सर 1 साल का टाइम है, लेकिन अब आपका 1 साल का टाइम वैसा नहीं है जैसा आपका कैफ लेवल पर है। रीजन बीइंग अब आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हो, आपके 8-10 घंटे तो फर्म में यूज हो जाएंगे, बर्बाद तो नहीं, फर्म में यूज हो जाएंगे। उसके बाद फर्म के बाद फिर जाहिर है कि कभी लेट सेटिंग हो रही है, कभी दोस्तों की गैदरिंग ले रही है, कभी घर पे मसले, कभी ये कभी वो, और फिर हम थके आ रहे घर पे आ रहे होते तो पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से जो ना प्रायोरिटी सब थोड़ी सी चेंज होंगी। और फिर जब हमें पता होता है ना यार 1 साल बाद अटेम्प्ट है, तो हमारे साइकोलॉजी भी, हमारा एटीट्यूड बड़ा कैजुअल होने लग जाता है। अभी तो आप लोग का नया नया रिजल्ट आया है, नई नई फर्गूसन से मेल आई है, तो जो वो जैसे पेप्सी का बोतल खुलती है तो शुरू में जोश ऊपर आता है ना, वो बहुत देर तक नहीं रहता, कुछ अरसे में वो नीचे आ जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट की प्लानिंग करें, एक प्रोफेशनल प्लानिंग करें। यार 3 सब्जेक्ट देने तो 3 सब्जेक्ट देने हैं, और 3 सब्जेक्ट के लिए अगर मुझे 250 घंटे एफएफआर पे लग रहे हैं, 150 घंटे ऑडिट पे लग रहे हैं, 150 घंटे लॉ पे लग रहे हैं, तो मैं इसको किस तरीके से एक सिस्टमैटिक पेस पे कवर करूं। ये ना हो मैं 6 महीने तक कोई लेक्चर ही नहीं देख रहा, फिर 6 महीने बाद सोच रहा हूँ कि यार अब मैं क्या करूं, मैं 2 सब्जेक्ट दूं या 1 सब्जेक्ट। तो इस तरह हर अपने साथ नुकसान ना कीजिए। यहाँ पे जनरली जा रहे कि आप फॉर्म लेवल पे आ जाओगे तो अब आप लोगों का इस माहौल में इंटरेक्शन कम हो जाएगा। कैफ लेवल पे क्या होता है कि जब आप डेली इंस्टीट्यूट आ रहे होते हो ना, तो लोगों को देख रहे होते हो, टीचर डांट रहा होता है, टीचर प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है, तो आप प्रेशर में रहते हो, तो पंप रहते हो। लेकिन आप फॉर्म लाइफ में चले जाते हो तो ज़रा अब टीचर से भी इंटरेक्शन कम हो जाएगा, अब ये गैदरिंग भी कम हो जाएगी। हाँ, फॉर्म में आपके कोलीग ट्रेनिंग्स वगैरह होंगे, लेकिन वो इतने झूठे होंगे ना, वो खुद जाके लेक्चर्स देख रहे होंगे और आपको यही बोलेंगे मैंने तो पढ़ा नहीं। आपका सीनियर भी यही बोलेगा भाई मैंने तो आखिरी 2 महीने में पढ़ा था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको जो सीनियर मिलेगा ना, वो आपको यही बोलेगा कि क्लासेस की क्या जरूरत है, आखिरी के 2 महीने में पढ़ लें। तो आपको यही बोलेगा। 99% सीनियर आपको ऐसे ही मिलेंगे, अनलेस कोई अच्छा ईमानदार बंदा आपको टकरा जाए। आपको हर सीनियर ये बोलेगा आप कभी फर्म में लेक्चर ओपन करें, क्या जरूरत है इसकी। आप कभी फर्म के डिनर को मना करते कि यार मैं घर जा रहा हूँ, मुझे क्लास लेनी है, आपको ये बोलेगा कभी पढ़ने की जरूरत की, आखिर में पढ़ लें। आपको उनकी बातों में नहीं आना, आपको उनकी बातों में नहीं आना। आप अपना एक प्लानिंग, एक कैलेंडर बनाएं। अगर मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ, मुझे 10 घंटे के लेक्चर एक हफ्ते में देखने, ये कोई बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ना, ये नंबर ऑफ आवर्स पर वीक बढ़ते जाएंगे और फिर ये मुश्किल होता जाएगा। फिर 3 सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट पे आ रहे होंगे, 2 सब्जेक्ट से 1 सब्जेक्ट पे आ रहे होंगे। डे 1 से प्रॉपर प्लानिंग लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह चीजें खराब नहीं होंगी। अब बात रही सब्जेक्ट सिलेक्शन की। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपने 4 चीजों को देखना है। MSc 1 MSc 2 की अनलॉकिंग, कॉम्बिनेशन, बैलेंस कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ थ्योरी एंड नंबर्स। कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपकी फर्म की आर्टिकल को सपोर्ट कर रहा हो, और कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन कि जो कि आपके पेपर में गैप्स मैनेज करवाए, आपकी स्टडीज में रिपीटेशन क्रिएट ना करे। सर क्या मतलब रिपीटेशन क्रिएट ना करे? एफएफआर का कोर्स कोई 250 घंटे का है, ऑडिट का कोर्स कोई 150 घंटे 180 घंटे का है, और एफएफआर का 100% और ऑडिट का 100% MSc 1 में है। तो अब अगर एफएफआर देने के 6 महीने बाद ही तुम MSc दे सकते हो, क्योंकि जब तक एफएफआर ऑडिट क्लियर ना हो तुम MSc में नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर एफएफआर देने के 1 साल बाद या 1.5 साल बाद मैं MSc 1 दे रहा हूँ, तो अब MSc 1 के लिए तुम एफएफआर में दोबारा सर पीट रहे हो। तो प्लानिंग कुछ इस तरह से करनी है कि रिपीटेशन ना आ रही हो हमारी। जिस अटेम्प्ट में एफएफआर ऑडिट दें उसके अगली अटेम्प्ट में MSc 1 दें, जिस अटेम्प्ट में BFD BMS या SBM दे उसकी अगली अटेम्प्ट में कोशिश करें कि आप लोग
क्या कहते हैं एमएससी 2 का पेपर दे रहे हो, तो मैंने एक मल्टीपल कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट अपनी वीडियो में डिस्कस किए। उन सारे कॉम्बिनेशंस में मैंने सीफेप 1 और सीफेप 6 तो समझ लो कि वाजिब कर दिया कि आपने ये पहली अटेम्प्ट में देना ही है। रीजन इसके दो ऑब्वियस रीजन है। एक तो ये कि सीफेप 1 का सब्जेक्ट क्लास टर्म में सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, तो आने वाले टाइम में जो जब आपकी अटेम्प्ट 6-6 महीने में बन रही होगी तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सीफेप 1 को उस वक्त कवर कर सकते। तो सीफेप 1 तो आपने पहले दिया, और सीफेप 1 दिया तो सीफेप 6 इसलिए दिया ताकि अगले 6 महीने बाद एमएससी 1 अनलॉक हो रहा हूँ। सीफेप 6 इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे उनकी जनरली आर्टिकलशिप एक्सटर्नल ऑडिट में ही हो रही होगी। हो सकता है किसी की टैक्स, अकाउंटिंग, रिस्क एडवाइजरी या इंडस्ट्री आर्टिकल्स भी हो, लेकिन 70-80% चेक हमारे पास ऐसा होता है जो कि एक्सटर्नल ऑडिट में ही अपनी आर्टिकल्स परस्यू कर रहा होता है। तो जब आप अपने आर्टिकल्स के शुरू में ही सीफेप 6 पढ़ लेते हो ना, तो बिलीव मी आपके आर्टिकल्स की खूबसूरती ही बदल जाएगी। मैंने जैसे टाइम में सीए फाइनल किया था ना, उस वक्त मॉड्यूल ई और मॉड्यूल एफ हुआ करता था। मॉड्यूल ई में 4 सब्जेक्ट होते थे, एफएफआर, कॉर्पोरेट लॉ, बीएमबीएस या एसपीएम और आईटी। और मॉड्यूल एफ में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, एडवांस ऑडिट, एडवांस टैक्सेशन, बीएफडी और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और यकीन करें मैंने 1.5 साल तक मॉड्यूल ई की तैयारी की, साथ साथ आर्टिकल चल रही थी। मॉड्यूल ई की पेपर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया। 6 महीने बाद एफएफआर, 6 महीने के बाद एफ के 4 सब्जेक्ट की तैयारी की। जब 6 महीने मॉड्यूल एफ के 4 सब्जेक्ट की तैयारी की ना, एडवांस ऑडिट की और एडवांस टैक्सेशन की, मुझे पता चला कि पिछले 1.5 साल में मैं क्लाइंट पे क्या गंदगी मचा के आया हूँ। एडवांस टैक्सेशन की उल्टी सीधी ट्रीटमेंट की हुई, और एडवांस टैक्स में आगे पता चला अच्छा ये करना। ऑडिट जो पार्टनर से पता चला, जो सीनियर से पता चला, वो सब कुछ चल रहा था, लेकिन जब एक्चुअल में जाके बुक्स में देखा तो पता चला करना ही कुछ और। ये चीजें सिंपल हो गई। तो ऑडिट का सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेकर आप आर्टिकल्स के शुरू में पढ़ लेते हो, तो ये आपकी आर्टिकल की जो लाइफ है ना, वो इंशाल्लाह आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। अच्छा, इसमें बड़े जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं कि सर अगर मैं ऑडिट शुरू से पढ़ रहा हूँ तो अभी तो मेरा प्रैक्टिकल फील्ड में कोई एक्सपोजर ही नहीं है, तो मैं ऑडिट कैसे पढ़ सकता हूँ? या अगर मैं ऑडिट अपनी पहली अटेम्प्ट में दे रहा हूँ तो अभी तो मुझे आर्टिकल किए हुए ही सिर्फ न्यू स्कीम के हिसाब से 1 साल हुआ होगा, तो क्या मैं ऑडिट पास करने के लिए इतना कैपेबल हूँ कि 1 साल के आर्टिकल्स में मैं एडवांस ऑडिट का पेपर पास कर दूं? देखो, अगर ऑडिट की आर्टिकल ही जरूरी होती इस ऑडिट के पेपर को पास करने के लिए, तो जो स्टूडेंट टैक्स में या रिस्क एडवाइजरी में अपनी आर्टिकल गुजार रहा है उसका तो ऑडिट कभी क्लियर ही नहीं होना चाहिए था। या जो स्टूडेंट इंडस्ट्री में आर्टिकल कर रहा है उसका तो ऑडिट का बच्चे पर्चा ही नहीं होना चाहिए था। या एक और मैं इस पे ऊपर चेरी ऑन द केक वाली बात करूं, जब आप सीए फाइनल का ऑडिट एडवांस ऑडिट कवर करेंगे ना किसी भी अपने टीचर से, तो आप देखेंगे कि आपका टीचर आपको सीए के साथ साथ एसीसी और आईसीडब्ल्यू के पास पेपर्स कवर करवा रहा हो। आपका टीचर आपको सीए और एसीसी, सीए के साथ साथ एसीसी और आईसीडब्ल्यू के पास पेपर्स कवर करवा रहा हो। और एसीसी और आईसीडब्ल्यू के पास पेपर्स का लेवल सीए के लेवल पास पेपर्स के लेवल से काफी ज्यादा अच्छा है। मुश्किल करने के लिहाज से सीए का लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप केस स्टडीज वगैरह देखें ना तो वो एसीसी और आईसीडब्ल्यू की बहुत बेहतरीन होती है। और आपको पता है कि एसीसी और आईसीडब्ल्यू में तो पहले आप पेपर क्लियर करते हो फिर आर्टिकल्स के लिए जा रहे हो। यानी कि आपके सीए फाइनल के एडवांस ऑडिट के लिए आपको एसीसी आईसीडब्ल्यू के पासपोर्ट करवा जा रहे हैं, और वो स्टूडेंट पहले अपने पेपर क्लियर करता है फिर आर्टिकल्स के लिए जा रहा होता है। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर का कोई रिलेशनशिप या कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं है जो कि आपके पेपर्स को अफेक्ट कर रहा होगा। पेपर के लिए आपने बुक से कवरेज या जो भी कोर्स की कॉन्सेप्चुअल कवरेज है, प्रैक्टिस वो सारी आपने करनी है, तो पेपर हो रहा होगा। प्रैक्टिस इसके साथ साथ इसको सपोर्ट कर रही होगी। इवन टीचिंग या इवन आपकी जो ये बुकिश लर्निंग है ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को ज्यादा सपोर्ट कर रही है एज कम्पेयर टू कि आपके ऑडिट का आर्टिकल जो है ना वो आपके पेपर को सपोर्ट कर रहा हो। अब 2 सब्जेक्ट तो मेरा मशवरा है कि आपने ये पिक कर लिए, रीजन भी इनके इसमें अच्छा इसमें ये 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये 100% न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक बैलेंस भी बनता है। मंडे को इसका पेपर है, थर्सडे को इसका पेपर है, और दोनों पेपर दोगे तो अगली अटेम्प्ट में आपका एमएससी 1 अनलॉक हो रहा होगा। जनरली जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होती है वो तीसरे सब्जेक्ट में हो रही है। तीसरा सब्जेक्ट आपका सीफेप 2 हो सकता है, कॉर्पोरेट लॉ, सीफेप 3 हो सकता है, एसपीएम, या सीफेप 4 हो सकता है, बीएफडी। सीफेप 5 में रिकमेंड नहीं करूंगा, सीफेप 5 में रिकमेंड नहीं करूंगा। सीफेप 5 ना रिकमेंड करने की कुछ रीजंस हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स में मेरा पर्सनल ओपिनियन इनडिफरेंट है। यू कैन गो फॉर लॉ, यू कैन गो फॉर एसपीएम, यू कैन गो फॉर बीएफडी। हर एक कॉम्बिनेशन के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। लाइक अगर मैं लॉ पहले दे देता हूं
तो मेरे पास बी ऑडिट में गैप नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लॉ का पेपर वेडनेसडे को है। मंडे ये होगा, वेडनेसडे ये होगा और थर्सडे ऑडिट होगा। एक इसकी बुराई बात ये बैलेंस कॉम्बिनेशन है, ये दो थ्योरी के सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट बैलेंस है। एमएससी 1 अनलॉक हो रहा है। अच्छा, अगर आप अभी लॉ देते हो तो फिर दूसरी अटेम्प्ट में ऑब्वियस है कि एसपीएम और बीएफडी दोगे और एमएससी 1 दे रहे होगे, और फिर तीसरी अटेम्प्ट में एमएससी 2 दे रहे होगे। एक ही हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि सर मैं बीएफडी दे दूं अभी, एफएफआर ऑडिट और बीएफडी, तो मंडे एफएफआर होगा, ट्यूसडे बीएफडी होगा, थर्सडे ऑडिट होगा। बीएफडी में गैप नहीं भी है तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि वो कंपटीशन बेस्ड सब पेपर है। लेकिन फिर जब अगली टाइम में आप एमएससी 1 और एसपीएम दोगे, और फिर जब बीएफडी दोगे तीसरी, एमएससी 2 दोगे तीसरे टाइम में, तो बीएफडी और एमएससी 2 में कोई 1 साल का गैप आ गया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने पहले दिए 1, 6 और 4 पहली अटेम्प्ट में, अब आप अगली अटेम्प्ट में कौन सा दोगे, एमएससी 1, एसपीएम और कोई भी तीसरा सब्जेक्ट, वो लॉ हो सकता है, वो टैक्स हो सकता है। तो जब आप इस पॉइंट पे आकर एमएससी 2 दोगे तो बीएफडी 1 साल पुराना हो गया होगा। सर मैं फिर एक काम करता हूँ, यहाँ एसपीएम दे देता हूँ, यहाँ बीएफडी दे देता हूँ, तो फिर एसपीएम 1 साल पुराना हो गया होगा। एसपीएम का 1 साल पुराना होना ज्यादा नुकसान, सॉरी कम खतरनाक है एज कम्पेयर टू बीएफडी का 1 साल पुराना होना, क्योंकि बीएफडी में अगेन नंबर ऑफ रूल्स वगैरह बहुत ज्यादा आपको याद रखने पड़ेंगे। ये एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो यहाँ कोई कोर्स ड्यूरेशन भी इतना ज्यादा नहीं है, तकरीबन 60-70-80 घंटे में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 60-70-80 घंटे की क्लास स्टडी चल रही होती है, और उसमें रिवीजन के लिए कोई सच रॉकेट साइंस फॉर्मूले वगैरह आपको रिवाइज वगैरह नहीं करना। तो अगर आप एसपीएम याद दे देते हो, फिर बीएफडी देते हो, फिर एमएससी 2 देते हो, तो ये भी मैनेज हो जाएगा। और अगर लेट्स से कि आप यहाँ पे लॉ दे दो और फिर एमएससी 1 के साथ बीएफडी और एसपीएम दे रहे हो, तो फिर बीएफडी और एसपीएम आपने ताजा पढ़ा होगा, फिर तीसरे टाइम में आप एमएससी 2 दे रहे हो। ये एक अप्रोच बन सकती है। अच्छा, यहाँ पे फिर ये भी आता है कि सर पहले अटेम्प्ट में तो 3 दे देंगे, इस अटेम्प्ट में 3 कैसे देंगे, यहाँ तो सिर्फ 6 महीने का टाइम आएगा, 6 महीने के टाइम में 3 सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर होंगे। सर प्रिपेयर होंगे, रीजन भी एमएससी 1 के लिए तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना। एफएफआर और एडवांस ऑडिट में जो कुछ पढ़ा है, सिर्फ उन्हीं को एक जगह करके उनकी केस स्टडी सॉल्व करनी है। कोई एक नया कॉन्सेप्ट, कोई एक नया अकाउंटिंग रूल, कोई एक नया ऑडिट प्रिंसिपल आपको नहीं पढ़ाया जाए। तो अपनी प्रिपरेशन एसपीएम और बीएफडी की करनी है, और ये दोनों को इतने, मतलब बीएफडी तो थोड़ा चलो 150-180 घंटे का कोर्स है, लेकिन एसपीएम का जैसे मैंने आपको बताया कोई 70 से 80 घंटे का कोर्स, तो आप इन 6 महीने में तैयार कर सकते हो। सर लॉ का कितने घंटे का कोर्स है, लॉ का भी अराउंड 120 to 150 आवर्स के दरमियान की क्लास स्टडीज होती है। लॉ की सेल्फ स्टडीज में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा होता है, क्योंकि समझ लो कि आपने कंपनी लॉ जो कैफ लेवल पे कवर किया ना, उसको शायद आप मल्टीप्लाई पे 10 कर दोगे तो इतना कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट बनेगा। और मैंने जैसे टाइम में कॉर्पोरेट लॉ क्लियर किया था, उस वक्त तो वो ओपन बुक भी नहीं था, मुझे मतलब हम लोगों को सारा लॉ याद करना पड़ता था। अब आप लोगों के लिए अच्छी बात ये हो गई है कि ये एक ओपन बुक एग्जाम बन गई, तो आपकी क्लास स्टडीज को 120 से 150 घंटे की होगी। सेल्फ स्टडीज में मैं समझता हूँ तकरीबन आपके 150 से या मैक्सिमम 200 घंटे लग रहे होंगे, तो एक रीजनेबल साइज का सब्जेक्ट बन गया। सबसे ज्यादा क्लासेस आपकी एफएफआर में लग रही होगी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को 120 का है, कोई 150 का है, कोई मैक्सिमम 180 घंटे के अंदर आपका कोर्स प्रिपेयर हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें, अगर मेरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो मेरा ख्याल है कि आपको लॉ और एसपीएम में से कोई पिक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर्स अच्छे हैं तो फिर आपको बीएफडी पिक कर लेना चाहिए। अगर आप एमएससी 1 एमएससी 2 की अनलॉकिंग को देख रहे हो तो फिर आप लॉ दे दो, ताकि अगले टाइम में बीएफडी और एसपीएम के बाद तीसरे टाइम में सीधा एमएससी 2 दे रहे हो, तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। कोई और सवाल किसी का स्पेसिफिक किसी भी हवाले से, सीफेप 1 या फाइनल की प्रिपरेशन के हवाले से? अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट पहली अटेम्प्ट में 4 सब्जेक्ट दे रहा है तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट 4 पेपर की तरफ जा रहा है ना, तो उसका फोकस ही ये है कि उसको एमएससी 1 एमएससी 2 अनलॉक करना है, ताकि वो जल्द से जल्द क्वालिफाई करें, तभी तो वो 4 पेपर भी दे रहा है, ताकि अगली टीम में क्वालिफाई करे। तो अगर कोई स्टूडेंट 4 पेपर की तरफ जा रहा है तो फिर उसको तो एफएफआर, ऑडिट, बीएफडी और एसपीएम ही देना चाहिए, ताकि वो अभी ये 4 दे रहा होगा तो उसके एमएससी 1 एमएससी 2 दोनों अनलॉक हो रहे होंगे। अगली अटेम्प्ट में वो डिसाइड करेगा कि या तो मैंने 2 देने एमएससी 1 एमएससी 2, या मैंने 3 पेपर देने, या मैंने अगली अटेम्प्ट में भी 4 देने। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 4 दिए, अगली अटेम्प्ट में एमएससी 1 एमएससी 2 लॉ और टैक्स है ऐसे स्टूडेंट्स में। तो अगर 4 सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो तो फिर मेरे ख्याल में 4 सब्जेक्ट के लिए ये कॉम्बिनेशन आइडियल होगा। बढ़े आगे 5-10 मिनट में मैं सर की नमाज कर देता हूँ।
5:30 तक तो है ना टाइम असर का? तो असर तो आप लोगों को पढ़ के आना चाहिए थी। 5:30 बजे हो जाती है सर। नहीं नहीं, अच्छा थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर लूं कि अगर मैं स्पेसिफिकली एफएफआर की बात करूं कि हम एफएफआर किस तरह से यहाँ पे कंडक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ज्यादातर जो चेहरे वही मुझे लग रहे हैं कि जिन्होंने मुझसे ऑलरेडी एफएआर 1 या एफएआर 2 पढ़ा है और अभी ये सी फाइनल में उन्होंने ज्वाइन किया है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पहली बार हमारी मुलाकात सी फाइनल लेवल पे हो रही है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ाने का तरीकाकार ये होगा कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जितने रूल्स हैं पहले रूल डिस्कस किया जाएगा, उस रूल के ऊपर कोई डिसीजन डायग्राम, कोई टी डायग्राम, कोई डिसीजन मेकिंग डायग्राम डिस्कस की जा रही होगी, बनाई जा रही होगी आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, और फिर उसके बाद एक एक बेबी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया जा रहा होगा। हर स्टैंडर्ड में इस तरह से कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद जब हमारा लेवल ये आ जाएगा कि उसके पास पेपर्स पे आ जाएंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे होंगे, उसके बाद उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद उनके आईकेप के जितने पास पेपर्स हैं, अब अगर अपनी वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 जब आप लोग परचेस करेंगे तो उसमें मैंने पूरा कोई लास्ट 27 अटेम्प्ट का पास पेपर एनालिसिस आप लोगों को पहले ही शुरू में जॉट डाउन करके दिया है कि हर टॉपिक पिछले 27 अटेम्प्ट में कब कब कितने कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ। तो पिछले 26-27 अटेम्प्ट के जितने पास पेपर्स हैं सबके 100% सॉल्यूशंस आप लोगों को वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। कुछ हम क्लास में भी कवर करेंगे, कुछ आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल। अच्छा, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कहां से उठाए, तो सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस या तो आईकेएफ के स्टडी पैक से उठाए या प्रैक्टिस किट से उठाए। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैंने एसीसीए और आईसीडब्ल्यू की स्टडी टैग से उठाए, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो मैंने आईसीएमए के पास पेपर से उठाए। ठीक ठाक हमारे पास आपके अकाउंटिंग की जो बुक्स है आईएफआरएस की, अपने एफआर 2 लेवल पे हो सकता है वो रेड बुक्स देखी हो जिसका ठीक ठाक क्वांटम में, मतलब यूज नहीं भी की होगी तो उस बुक को दूर से जरूर देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आईकेएफ के एग्जाम वाले दिन तो स्टूडेंट्स के पास देखा ही होगा। तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल आईएफआरएस 15 की कोई 52 एग्जांपल दी गई है, आईएस 33 पे कोई 12-15 एग्जांपल्स दी गई है, आईएस 12 के ऊपर कोई 12-15 एग्जांपल्स दी गई है। जिस तरीके से आपका एग्जाम का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स होती है। तो हर टॉपिक के अंदर जो उसकी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कवर करवाई जा रही होगी। और मैंने कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज के जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है उसमें से काफी एक मटेरियल है जो कि मैं ज्यादा यूज कर रहा हूँ अपनी टीचिंग में, आईएफआरएस बॉक्स के नाम से। इन सारी जगहों से आप लोगों को क्वेश्चंस कवर करवाए जा रहे होंगे। एक हैंडआउट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप ये हैंडआउट का थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो पहले हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद लास्ट में इस हैंडआउट की इस टॉपिक की कोई 1 पेज 2 पेज समरी आ रही, तो आपके साथ जो मटेरियल सारा शेयर किया जा रहा होगा उसमें उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ही आईकेएफ के पास पेपर, स्टडी टैग्स, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, आईसीसी आईसीडब्ल्यू के अगर कोई सवाल है तो वो हर हैंडआउट के बाद आपके पास 1 पेज 2 पेज 3 पेज उस रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समरी आ रही होगी। और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे जो प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स वगैरह हैं वो भी आपके साथ शेयर की जा रही होगी। इस आईएफआरएस 5 के हैंडआउट में नहीं आ रही, लेकिन इसके अलावा जितने हैंडआउट आपके साथ शेयर किए जा रहे होंगे हर स्टैंडर्ड की, जिन्होंने एफआर 1 एफआर 2 में उसे कवर किया ही है, तो जिस तरीके से आपको हर स्टैंडर्ड से पहले प्रेजेंटेशन डायग्राम फॉर्म में मैं चीजें कवर करवा रहा होता था, अभी हम आईएफआरएस 5 की भी इस तरह की प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो जब आप बुक परचेस करोगे तो उसमें आपके पास हर स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशन जिसमें उसकी डायग्राम्स वगैरह होंगी, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनके आईक्यू के पास पेपर के क्वेश्चंस वगैरह, और 1 पेज 2 पेज समरी आप लोगों को हर टॉपिक का, हर चैप्टर का मिल रहा होगा। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा, ये ऑनलाइन भी मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप जो है वो आईएफआरएस से रीड करवाओगे या आप अपनी बुक से कवर करवाओगे। देखिए हम कवरेज इस तरह से करेंगे कि हम हर स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स क्लास में बिल्ड करेंगे थ्रू डिसीजन मेकिंग डायग्राम, थ्रू टी डायग्राम, थ्रू कॉन्सेप्ट्स, फिर उस कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और वंस वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उस स्टैंडर्ड को हम जो भी आपका स्टैंडर्ड है उसकी बेयर रेटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड से चीजों को रीड करवाऊंगा ना वो आपके पल्ले नहीं पड़े, वो बहुत मुश्किल लिखा हुआ होगा। लेकिन जब हम एक स्टैंडर्ड को कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिस के साथ कवर कर लेंगे तो फिर हमें हर स्टैंडर्ड के बाद एक क्लास लगेगी जिसमें हम उस स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से थोरोली कवर कर सकेंगे। तो आईएफआरएस 5 हम कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पास पेपर, उसके बाद एक क्लास ऐसी लगेगी जिसमें हम आईएफआरएस 5 रेलेवेंट जो रेड बुक्स हैं उससे रीड कर रहे होंगे, तो सारी चीजें आप लोगों की वहां भी मार्क हो जाएगी। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा कि सर आपने जो कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था
उसमें आपने CFEP 1 और CFEP 6 रखा था, और तीसरा सब्जेक्ट आपने कहा था कि लॉ दे सकते हैं, BFD दे सकते हैं, SPM दे सकते हैं। टैक्स आपने नहीं लिखा था। टैक्स कब क्यों मना कर रहे हो पहले टाइम में देने के लिए? देखो, एक इसकी प्रैक्टिकल रीजन है, प्रोफेशनल रीजन है, और एक इसकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से रीजनिंग है। CFEP 5 शुरू में देने का कोई फायदा इस वजह से नहीं है क्योंकि उससे MSc 1 MSc 2 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। तो सर फिर तो कॉर्पोरेट लॉ भी शुरू में नहीं देना चाहिए। कॉर्पोरेट लॉ शुरू में इसलिए जनरली स्टूडेंट दे रहा होता है क्योंकि शुरू में उसके ऊपर वर्क प्रेशर कम होता है। देखो, 4 सब्जेक्ट्स तो तुम्हें देने हैं, तभी तुम्हारा MSc 1 MSc 2 को लेगा। FFR, ऑडिट, BFD और SPM, ये तो तुम्हें देने ही चाहिए शुरू में। क्यों? ताकि तुम्हारा MSc 1 MSc 2 अनलॉक होना शुरू हो जाए। अब रहे 2 सब्जेक्ट्स, कॉर्पोरेट लॉ और एडवांस टैक्सेशन। इन 2 सब्जेक्ट्स का MSc 1 और MSc 2 की अनलॉकिंग में कोई रोल नहीं। तो ये सब्जेक्ट शुरू में देने से बेहतर है कि आप आखिर में दे दिया करो, ताकि MSc 1 MSc 2 उसकी वजह से फंस ना रहो। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ पर शुरू में क्यों दे रहे हैं? कॉर्पोरेट लॉ शुरू में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एडवांस टैक्स के मुकाबले एक हैवी सब्जेक्ट है। एडवांस टैक्स अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कॉर्पोरेट लॉ का एक हैवी सब्जेक्ट है, और आपका जो ये 3 साल का अरसा है ना, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका वर्क प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कम नहीं होगा, ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। अभी तुम शुरू में जब फॉर्म में जाओगे मंडे से या आने वाले हफ्ते से, जब भी तुम्हारी ज्वाइनिंग है, तो अभी तो शुरू में तुम हो पैटी जूनियर, तुमसे शायद चाय मंगवाई जा रही होगी, तुमसे शायद ये कहा जाओगा फॉर्म से फाइल लेकर आ जाओ, या फॉर्म में फाइल लेकर आ जाओ, या फोटो कॉपी करवा के आ जाओ। शुरू में इस तरह के काम करवाए जा रहे होंगे। फिर जैसे क्लाइंट शुरू होगा तो आपको वाउचिंग पे लगा दिया जाएगा, ये एडमिन का लेजर है इसकी वाउचिंग करते हैं, ये लीगल का लेजर इसकी वाउचिंग करते हैं। 6 महीने बाद आपको हो सकता है कोई हेड डेजिग्नेट कर दिया जाए कि यार एडमिन एक्सपेंस आपने देखना है, HR आपने देखना है, PP आपने देखना है, कैश एंड बैंक आपने देखना है। 1 साल बाद 1.5 साल बाद आप इस पोजीशन पे आ जाओगे, आप किसी क्लाइंट के इंचार्ज बन जाओगे। अब आपके नीचे 3-4 लोगों की टीम काम कर रही होगी। 2-2.5 साल बाद हो सकता है कि अगर आप सुपरवाइजरी लेवल पे आ जाते हो और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 2-3 क्लाइंट दे दिए जाए और आपसे कहे कि भाई आपने इस 2-3 क्लाइंट को लीड करना है। तो जो फर्म का आपका 3-3.5 साल का अरसा गुजरने वाला है ना, उसमें आपका प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी इंक्रीज होंगी। तो वक्त के साथ साथ अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आने वाले वक्तों में बहुत हैवी सब्जेक्ट्स को रखना उस वक्त फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो आपके सेल्फ स्टडी वगैरह के जनरली जैसे SPM हो गया या कॉर्पोरेट लॉ हो गया या ऑडिट हो गया, ये मैं समझता हूँ थ्योरी के सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी सेल्फ स्टडीज ज्यादा लग रही होती है, क्लासेस कम लग रही होती है। लेकिन अगर FFR हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, इसमें क्लासेस ज्यादा लग रही होती है, सेल्फ स्टडीज में क्लासेस को ही रिवाइज करना। तो जनरली सेल्फ स्टडीज के सब्जेक्ट हम शुरू में निकाल देते हैं ताकि हम शुरू में खुद से ज्यादा टाइम एलोकेट कर सकें। वैसे अगर कोई एडवांस टैक्सेशन भी पहले में देता है उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने डिस्कस किया एग्जाम पर्सपेक्टिव से रीजन, मैंने प्रोफेशनल रीजन भी डिस्कस करना था। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरे CA के 21 पर्चों में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, हर 6 महीने बाद चेंज हो जाता है। तो टैक्स को आर्टिकल्स के एंड में करने का एक बेनिफिट ये होता है कि जब अपनी आर्टिकल्स के बाद अपनी प्रोफेशनल जॉब वगैरह पे जाते हो, जरा किसी क्लाइंट में सीनियर मैनेजर के रोल पे, किसी क्लाइंट में मैनेजर के रोल पे, किसी क्लाइंट में हो सकता है CFA के रोल पे कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह है, तो जब आपके इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट हो रहे होंगे तो उसमें डेफिनेटली आपसे टैक्स के सवाल पूछे गए होंगे, पूछे जाएंगे। अब टैक्स आपने पढ़ लिया 2 साल पहले, तो उस वक्त हमें कुछ घंटा याद होगा। तो टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर 6 महीने बाद इवॉल्व होता है। हर साल ही बजट, एक साल में एक बजट तो आता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि हर साल 3 बजट आ रहे हैं। तो इतनी ज्यादा जब टैक्स में चेंज, और आने वाले साल भी ऐसा ही दिख रहा है कि अगर ये PMLN ने बजट दे दिया और इमरान खान ने हुकूमत गिरा दी, फिर निगरान हुकूमत का एक बजट, फिर नई गवर्नमेंट जो भी आएगी उसका एक बजट, तो आने वाला साल भी ऐसे ही दिख रहा है जिसमें 2-3 बजट तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और पिछले 2-3 साल मैंने ऐसे ही देखे, 18 में भी 3 बजट थे, 19, 20, 21 में भी 2-2, 3-3 बजट थे। तो जब एक सब्जेक्ट में इतनी चेंजेस आ रही होती है तो पहले हम उसको शुरू में पढ़ के आउटडेट ना करें, हम उसको अपने आर्टिकल्स के आखिरी के मॉड्यूल्स में, मतलब अटेम्प्ट्स में रखें, ताकि जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हो तो हमें प्रोफेशनली इसका एक एडवांटेज मिल रहा हो। कोई और सवाल किसी का? अगेन किसी ने सवाल पूछा कि सर ये बैच प्रॉब्ली कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया कि ये बैच तो मेरे पार्ट पे तो मैं अभी एक बटन दबाऊं अब मेरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड करना है, मैंने कोई काम तो नहीं करना है। आपने डिसाइड करना है कि आपने ये बैच कब एंड करना है। अगर मैं लाइव क्लासेस का कहूँ, अगर मैं लाइव क्लासेस का हूँ, अच्छा मैंने अपनी पिछला जो मैंने 6 महीने पहले FFR का बैच स्टार्ट किया था ना, उसमें मैंने पहली क्लास में एक अनाउंसमेंट की थी, आज भी मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ। जो स्टूडेंट 100% फिजिकल पढ़ेगा ना, उसे IQ पढ़ने के पैसे देगा 20,000 रुपए, आपसे फीस नहीं ली जाएगी। उल्टा आप CFEP 1 अगर पढ़ रहे हो तो आपको IQ 20,000 रुपए दे रहा होगा। और ये बात मैंने इतने दड़ले से इस वजह से पहले भी बोल दी थी और भी बोल दी थी कि मुझे पता है ना कि कोई भी नहीं 100% पढ़ने वाला। हाँ,
सर अमाउंट बढ़ा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम ही नहीं होता, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और फर्म से आपको इजाजत ही नहीं दी जा रही होगी ना, तो मेजर रीजन ये है। तो मैंने आप लोगों की हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस तो मैंने शुरू में लेनी है, अनलेस की पॉपुलेशन कम हो रही है। अगर पॉपुलेशन हमारी यही रहती है जो आज क्लास में मौजूद है और जो ऑनलाइन मौजूद है, तो मैं 3 क्लासेस पे अगर रखूं तो मैं समझता हूँ 8-9 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर लेट से कि पॉपुलेशन नहीं रहती और फिर मुझे रिकॉर्डिंग की तरफ जाना पड़ता है, तो फिर तो कोर्स कोई कंप्लीट करना मुश्किल ही नहीं है। वो तो एक बटन दबाया, एक्टिव किए लेक्चर्स, हमारा काम पूरा।